हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 जोग्राफ़ी के फोर्थ चैप्टर को देखेंगे, एग्रीकल्चर। तो देर न करते हुए हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें पढ़ने के लिए ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल कितना चाहिए होता है। और ये क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बार पूछा गया था कि जो वीट होता है हमारा, उसके लिए किस तरह का टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है। तो ऑप्शन में था कि हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल लो टेम्परेचर, मिड टेम्परेचर मिड रेनफॉल, ऐसे ही करके जोड़े बना करके पूछ रखे थे, जो कि काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। तो इस तरह से ये हम देख लेंगे। और बाकी डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी देख लेंगे कि वो जैसे सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, व्हाट इज़ नॉमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या है, प्लांटेशन क्या है। ठीक है, मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर जिनके बारे में मैं कह रही थी कि रेनफॉल और टेम्परेचर के लिए किस मात्रा में चाहिए होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, इजी चैप्टर है ये और छोटा ही चैप्टर है। तो जल्दी से इसको पढ़ के फिनिश करते हैं। सो द वर्ल्ड origin, the word agriculture is derived from Latin words ager and agri meaning soil and culture meaning cultivation। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर और एग्री से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जब हम एक प्लांट उगाते हैं खेत में और जब उसको फिनिश प्रोडक्ट उसका करते हैं, तो इनमें सारी तीनों एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तीनों आर्थिक क्रियाकलाप आ जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड primary activities include all those connected with the extraction and production of the natural resources। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम जो उगाते हैं वो आ जाता है। एग्रीकल्चर, फिनिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल हैं इसके। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है कि कंसर्न विद प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेसिंग उसको करते हैं, जब हम उसको बनाते हैं, उसका विनिर्माण करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट से, कच्चे माल से जब हम उसका कुछ बना देते हैं, वो सेकेंडरी में इन्वॉल्व होता है। और जो सेकेंडरी और प्राइमरी को क्या कहा, कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी को सपोर्ट करता है वो आपका क्या कहलाता है, टर्शियरी एक्टिविटी। और जो इसमें तरह तरह की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें तो एक्टिविटीज़ में टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब पशुपालन भी इसमें आता है। और बाकी सारी क्रॉप्स जो उगाते हैं हम, फ्रूट्स फेस्टिवल से लेकर के, फ्रूट्स से लेकर के, वेजिटेबल से लेकर के, जो सारी क्रॉप्स हम उगाते हैं, और इसके साथ पशुपालन भी एग्रीकल्चर में शामिल किया जाता है। 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो दुनिया के लगभग 50% से ऊपर के लोग इसमें लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ की 2/3 जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। फेवरेबल टोपोग्राफी of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crop are grown is known as arable land। जिस पर क्रॉप को हम उगाते हैं उसको हम अरेबल लैंड या चालू भूमि कहते हैं। द फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज़ ऑल्सो नॉन एज अरेबल लैंड। तो अच्छी क्लाइमेट चाहिए होती है, और एग्रीकल्चर के लिए टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट अच्छी चाहिए होती है। और जो जिस लैंड पर हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं उसको हम अरेबल लैंड कहते हैं, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य है उसे हम अरेबल लैंड कहते हैं। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। तो जहाँ पर अनुकूल वातावरण है वहीं पर केवल क्रॉपिंग की जा सकती है। जैसे कि आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, जो जो ग्रीन ग्रीन एरियाज़ हैं, ठीक है, वो अरेबल लैंड हैं आपके। ये देखो, ये ग्रीन एरियाज़, इधर इधर क्रॉपिंग ज़्यादा की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती हैं जो ग्रीन एरियाज़ हैं। इसका मतलब ये है कि ये सूटेबल हैं किसके लिए, खेती के लिए सूटेबल है। आगे देखते हैं। अब ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैं। एग्रीकल्चर तो वो होता है जिसमें हम अनाज उगाते हैं। सेरीकल्चर वो होता है जिसमें हम सिल्क का उत्पादन करते हैं, शहतूत का पेड़ लगाते हैं, और फिर शहतूत के पेड़ पर क्या, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो ये होता है आपका सेरीकल्चर। पीसी कल्चर आपका वो होता है टैंक बना करके। ठीक,
टैंक बना करके उसमें क्या पाली जाती हैं, फिशेस पाली जाती हैं। अच्छी नहीं बन रही है फिश, कोई बात नहीं। और विटीकल्चर आपका होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेती, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर होता है आपका फूलों की खेती या फ्लावर्स की या फ्रूट्स की या वेजिटेबल की खेती, ठीक है। ये तो 4 इसके एग्रीकल्चर के टर्म्स हैं जो अलग अलग खेती के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम, द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी। तो जो एग्रीकल्चर के लिए हमें इम्पॉर्टेंट इनपुट्स चाहिए होते हैं, वो सबसे पहले तो हमें लैंड चाहिए, उसके लिए सीड्स चाहिए यानी कि बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, उर्वरक चाहिए, और मशीनरी चाहिए ताकि हम काम जल्दी कर सकें और व्यापक पैमाने पर कर पाएँ। तो ये इनपुट्स दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं हम। लिखा है फार्मिंग इज़ practiced in various ways across the world depending upon the graphical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into 2 main types. तो कंडीशंस और जोग्राफिकल कंडीशंस और डिमांड प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद की मांग के आधार पर इनको 2 तरह से डिवाइड कर रखा है फार्मिंग को, जो कृषि कार्य है उसको। तो एक होती है आपकी सब्सटेंस फार्मिंग, एक होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली low level of technology and household labor are used to produce on a small output. Substance farming can be further classified in intensive substance and primitive substance farming. तो substance farming क्या होती है कि जब हम केवल अपनी नीड के लिए उत्पादन करते हैं, और छोटे लैंड इनकी विशेषता होती है, जब लैंड छोटा होता है हमारे पास, ठीक है, और हम सिर्फ अपनी नीड के लिए ही उगाते हैं, इसमें कोई व्यापार नहीं होता है कि हमें किसी को ख़रीद फरोख्त करनी होती है। और इसमें भी फिर फर्दर इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस जो कि इंडिया में किया जाता है अक्सर, और एक होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस। तो इंटेंसिव तो होती है जो आम जनता करती है, यानी कि एक खेत होता है उस पर ईयर में 2 फसलें उगाई जाती हैं और फिर वो रोटेशन में फसलें उगाते रहते हैं हर साल। और एक होती है प्रिमिटिव सब्सटेंस जो कि आगे लिखा हुआ भी है, तो मैं यहीं पे समझा देती हूँ। प्रिमिटिव सब्सटेंस में आ जाती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है कि एक खेत पे खेती की जाती है कुछ समय तक, और फिर इसको खेती को छोड़ दिया जाता है और दूसरे खेत के जंगल साफ़ करके और उनको जला करके फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। और नोमैडिक हर्डिंग भी उन्हीं का के साथ एक पशुपालन करने का एक तरीका है। नोमैडिक हर्डिंग मतलब जिस जगह पर उनको अपने पशुओं के लिए चारा दिखाई देता है उस जगह पर वो लोग कुछ दिन निवास करते हैं और फिर वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं अलग जगह पर। जब यहाँ की घास ख़त्म हो जाती है तो अपने पशुओं को लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं उनको चराने। तो इसको कहते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग। एक ये है इम्पॉर्टेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। झूमिंग कल्टीवेशन अलग अलग, देखो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से, लोकल नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी बल्कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूरा वर्ल्ड तो छोड़िए, पूरा इंडिया में भी इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक ही खेती, प्रकार एक ही है, काम एक ही हो रहा है, लेकिन उनको लोकल नेम्स अलग है उनके। तो जैसे झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अगर ब्रॉडर पैमाने पे हम देखें, ठीक है। मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, और लदांग में अगर मलेशिया में इस तरह की खेती की जाती है तो उसे लदांग बोला जाता है। इंडिया में भी छत्तीसगढ़ में जैसे दीपा बोला जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी दीपा बोला जाता है, और आपका जो असम वाला क्षेत्र है उधर आपका झूमिंग बोला जाता है, झूमिंग। और अगर हम हिमालयी क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देखें तो उसमें खिल बोला जाता है इसको, खिल। जो आपका वेस्टर्न घाट है उसमें कुमारी बोला जाता है। तो इंडिया में भी जगह जगह पर इसके अलग नाम पड़े हुए हैं। तो इस तरह से और भी नाम है। आगे देखते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग देख लेते हैं। नोमैडिक हर्डिंग हो गया था ना, इसके छोटे छोटे मीनिंग है वो बता दिए थे। और हाँ, जगह देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पर ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ये मेनली देखने को मिलती है। नोमैडिक हर्डिंग पशुपालन का ही एक रूप है, कह दिया था अभी। और शीप, कैमल, याक, गोट्स, ये इस तरह के पशुओं को पाला जाता है इसके अंतर्गत। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, एक तो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, इसमें आप अनाज उगाते हैं। अनाज में आपका आ जाता है मेन व्हीट और राइस आ जाता है, आपके माइलेट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाता है, ये सब आ जाता है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग इस तरह की खेती की जाती है कि ताकि आप
व्यापार कर सके, व्यापारिक खेती की जाती है। और इसमें मेजर जो क्रॉप्स होती हैं आपकी, वो होती है आपकी गन्ना जैसे, है ना, और बनाना हो गया आपका, प्लांटेशन वाली क्रॉप्स। और ज़्यादातर प्लांटेशन वाली क्रॉप्स इसी में आती हैं, जो कि सीधा खाने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इससे कुछ प्रोडक्ट बना करके उनको बेच करके अर्निंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। तो वीट और मेज क्या है, देखो वीट तो एक सब्सटेंस फार्मिंग भी है आपकी और कमर्शियल भी है। वीट को हम खाने में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बेच भी सकते हैं। अगर हम एक्सेसिव इसका यूज़, अगर हमारे पास ज़्यादा उत्पादन हो गया तो हम इसको बेच भी सकते हैं। और वीट का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। जिन एरियाज़ पे वीट नहीं उगाया जाता है, गेहूँ नहीं उगाया जाता है, वो एरियाज़, वो देश क्या करते हैं, अलग देशों को बेचते हैं इसको, और मुद्रा प्राप्त करते हैं विदेशी, और उससे कुछ और ख़रीद लेते हैं जो उनके देश में नहीं उगता है। तो मेज और वीट बहुत कॉमन है, बोला कमर्शियल फार्मिंग में आती हैं जो। और मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये वाला है आपका, ऐसे करके। तो यहाँ इस जगह पर इनके ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड वाले एरिया, जो प्रेरीज वाले क्षेत्र हैं कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर, वहाँ पर ज़्यादातर वीट उगाई जाती है। ये लोग इतना वीट उगाते हैं और इतना कॉर्न और मेज़ को कॉर्न भी बोलते हैं, भुट्टा, कॉर्न, मकई, मक्का, जो भी आप बोलें। तो इतना मक्का और इतना वीट उगाते हैं ये लोग कि इतना ये कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और ये दूसरे देशों को बेचते हैं। तो ये एक कमर्शियल क्रॉप हो गई कि जो व्यापार के लिए उगाई जा रही है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, आगे देखते हैं। बेसिकली अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो खेती के साथ साथ पशुपालन को मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। प्लांटेशन क्या होता है, ये देखो कुछ क्रॉप्स होती हैं। प्लांटेशन का मतलब है कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनका जो क्या है, जिनको बोया नहीं जाता है, उनके प्लांट्स लगते हैं। क्या लगते हैं, उनके प्लांट्स लगते हैं। जैसे बनाना, आपका गन्ना हो गया, ठीक है, तो इनके प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो इनको प्लांटेशन बोलते हैं। और मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन वो होते हैं जो 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं। तो मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स इसी रीजन में पाए जाते हैं, पूरे इस रीजन में जो देश पड़ेंगे। तो रबड़ एक प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है, टी मतलब चाय का पौधा एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा ही प्लांट उगाते हैं, फिर तो ये हो जाएगा ना, प्लांट भी तो कहीं से बनेगा ही। तो क्या करते हैं कि एक जगह पर एक छोटे खेत में पहले इनके बीज बो दिए जाते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे उग जाते हैं तो फिर इनको उखाड़ करके इनके प्लांट अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं, तो इसलिए इनको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। और रबड़ मलेशिया में बहुत फेमस है, कॉफ़ी ब्राज़ील में बहुत फेमस है, और चाय इंडिया फेमस है ही, और इंडिया और श्रीलंका में चाय का पौधा बहुत फेमस है। मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं आप। देखो मेजर क्रॉप्स में क्या क्या हैं जो वर्ल्ड में उगाई जाती हैं। आपके राइस है, क्या क्या है, राइस है, वीट है, माइलेट्स है, माइलेट मतलब मोटे अनाज, और इसके अलावा मेज़ है, मेज़ मतलब मक्का, और कॉटन है, कॉटन मतलब कपास, और जूट है, और कॉफ़ी है, टी है। तो इनके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये है कि इन डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं इनके लिए कैसी कंडीशन चाहिए होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कैसी रेनफॉल चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, ये सब पूछ के ना ये फंसा देते हैं कई बार। तो देख लेते हैं कि राइस इज़ द फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है ये। और राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, क्या कहा, राइस नीड्स हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान चाहिए इसके लिए, और हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी हाई चाहिए। क्या चाहिए, रेनफॉल भी हाई चाहिए, और टेम्परेचर यानी कि तापमान भी इसका हाई चाहिए। किसके लिए, राइस के लिए। यही पढ़ने वाला है इसमें, और कुछ नहीं है। और इसमें दे रखा है कि कौन कौन से देशों में उगाई जाती है। तो चाइना लीड्स, ठीक है, चाइना लीडिंग कंट्री है ही राइस प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा चावल वहीं पर उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली फसल है वो भी राइस ही है। और इसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में ज़्यादा उगाया जाता है ये। और इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। तो 2-3 बार उगा लिया जाता है ये साल में, बोला, बांग्लादेश और बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती हैं इस प्लांट के लिए। वीट को देख लेते हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, क्या कहा, इसको बहुत नोट डाउन करने की ज़रूरत है, ये पूछा गया था एक बार। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा चाहिए इसके लिए, मॉडरेट चाहिए, यानी कि टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, और इसके लिए रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर इसको 10 से 15 डिग्री, और रेनफॉल भी इसको 60 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स चाहिए होता है।
और उधर ऊपर अगर चावल की बात की जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर वहाँ पर 27 डिग्री से ऊपर चाहिए होता है, और रेनफॉल वहाँ पर आपका 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए होता है। ठीक है, अब माइलेट्स के लिए देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। माइलेट्स क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा इसमें आते हैं। और दे कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, ये कम उपजाऊ मिट्टी में उगाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप बाजरा देख रहे होंगे। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। रेनफॉल कम होगी इसमें तो चल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इसमें ठीक ठाक चाहिए होती है, या फिर हाई भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों का भी याद रखना। अभी नीचे आ जाते हैं। मेज़ में क्या है? मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मेज़ में क्या है? टेम्परेचर और रेनफॉल मॉडरेट है, मतलब बीच बीच का चाहिए होता है। और कॉटन में क्या है? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल। कॉटन का क्या है? इसका टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए और रेनफॉल जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन इसके लिए चाहिए होती है, इसके लिए 210 दिन पाला रहित चाहिए। ठीक है, कितने दिन? जब से ही इसको उगाते हैं, जब से इसको बोया जाता है, तब से जब ये उगता है तो इसके लिए 210 दिन पाला रहित चाहिए होते हैं, वरना इसकी फसल ख़राब हो जाती है। अब आगे जूट का देख रहे थे। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और इट ग्रोन वेल ऑन अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल में अच्छे से उगाया जाता है। रेशे बनते हैं इसके जूट के, और जूट के थैले भी आपने देखे होंगे। कि टेम्परेचर इसके लिए हैवी चाहिए। क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, और हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, बिल्कुल चावल के जैसे। तभी तभी तो वेस्ट बंगाल है अपना, जो वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये चावल के लिए और जूट के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि दोनों के लिए ही फेवरेबल कंडीशन होती है। यहाँ पर ह्यूमिड वातावरण रहता है और दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि हाई टेम्परेचर भी रहता है और हाई रेनफॉल भी रहता है। तो जूट और कॉफ़ी का तो एक जैसा है। अब आगे देख लेते हैं। सॉरी, जूट और चावल का एक जैसा है। आगे देखते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी को वार्म चाहिए, मतलब गर्म वातावरण चाहिए, और ह्यूमिड भी चाहिए, मतलब वेट चाहिए। लेकिन इसकी जो सॉइल होती है, इसको ढलान वाली ज़मीन चाहिए होती है। पहली बात तो हिल स्लोप आर सुटेबल फॉर द क्रॉप। ठीक है, हिल स्लोप चाहिए होता है इसके लिए, और लूमी सॉइल चाहिए होती है, बलुई मिट्टी चाहिए होती है, जो कि पानी अपने इसकी जड़ों में पानी रुक जाए अगर कॉफ़ी और चाय के, तो ये ख़राब हो सकती हैं क्रॉप्स। तो इनके लिए क्या है? लूमी सॉइल चाहिए, तो जो कि पानी को ड्रेन कर ले, मतलब पानी को बाहर निकाल दे, अपने में बनाए ना रखे, क्योंकि इसके बड़े बड़े कण होते हैं, तो पानी इसमें से प्रवेश करके बाहर निकल जाता है, तो इसमें रुकता नहीं है। इस तरह से इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकता है पौधे की, तो इसके लिए लूमी सॉइल सही होती है। और वार्म और वेट क्लाइमेट इसके लिए सही है। टी के लिए, टी इज़ अ बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। प्लांट लगता है इसका भी, और बीवरेज है ये, मतलब पेय पदार्थ है। दिस रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये है कि इसके लिए कूल क्लाइमेट तो चाहिए, मतलब बहुत हॉट नहीं चाहिए इसके लिए। इसके कॉफ़ी के लिए बहुत हॉट चाहिए, वार्म, और वेट क्लाइमेट चाहिए। इसके लिए वेट क्लाइमेट तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर इसके लिए नहीं चाहिए। टी के लिए, चाय के लिए। और जो क्लाइमेट है, मतलब बारिश है, वो थ्रू आउट द ईयर चाहिए। जो टी की खेती होती है दोस्तों, वो ऐसी नहीं है कि 6 महीने में तैयार हो जाए। टी की खेती को 1 साल लग जाता है तैयार होने में, और इसके लिए थ्रू आउट द ईयर बारिश चाहिए होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में 200 सेंटीमीटर बारिश हो गई और अगले महीने हुई ही नहीं, ऐसे में नहीं चलेगा। थ्रू आउट ईयर, मतलब सारे साल भरी अच्छी वर्षा होनी चाहिए इसके लिए, और इसकी जड़ों में भी पानी नहीं रुकना चाहिए। और इसके लिए लेबर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये पत्तियाँ चुनने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वही है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस तरह से हम एग्रीकल्चर को आगे अच्छे से विकसित कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन करना चाहिए हमें यांत्रिकी, कृषि यांत्रिकी को अपनाना चाहिए, और सारे डेवलपमेंट करने चाहिए, यही सब बता रखा है। जैसे कि यूएसए में जो है बड़े बड़े मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है, खेती की जाती है, लेकिन हमारे देश में क्या है, अभी भी वही है, पुराने उस पर चल रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ है। और नीचे केस स्टडी बता रखी है कि फार्म इन इंडिया क्या है। अगर यहाँ का कोई अच्छे से अच्छा किसान भी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि किसी संस्था से या कृषि के जो वो बने रहते हैं सलाहकार, उनसे सलाह ले लेगा। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, अभी भी यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह से खेती कर ली जाती है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं होता जैसे यूएसए में होता है। यूएसए में जो खेती करते हैं लोग, उनको फार्मर नहीं बोलते, बल्कि वो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वो लोग मशीनों के द्वारा और सैटेलाइट्स के द्वारा अपने खेतों पर नज़र रखते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी में की कृषि की जाती है।
अब फूड सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड सिक्योरिटी exist when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life। तो ऐसी अवस्था जब सभी लोगों को एक पोषित खाना मिले और सफिशिएंट यानी पर्याप्त खाना मिले, उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और इसमें सरकार हमारी मदद करती है ताकि सारी जनता तक एक पोषित खाने, सुपोषित खाने और पर्याप्त खाने की पहुंच हो। तो इसीलिए FCI बनाया गया है। HYV को भी याद रखेंगे, ये है HYV, हाई यील्ड टी, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, अब फार्म इन USA देख लिया था, ये इस तरह से की जाती है, हाईटेक फार्मिंग होती है वहाँ पे, ये देखो बहुत हाईटेक फार्मिंग होती है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर एक चैप्टर क्लोज। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं हम, स्वर्णिम रेशा आपका जूट है। और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।